नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हम में से सारे लोगों को कोई ना कोई शिक्षा मिलने वाली है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस कहानी से कौन सी सीख और कैसे लेना चाहते हैं। आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है और आज के इस समय में जिस तरह से युवा पीढ़ी इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजीज़ की इस्तेमाल में लगी हुई है, ये आपको कुछ कदम आगे ले जाने के साथ साथ कुछ कदम पीछे की ओर भी ढकेल रहा है। कैसे और क्यों, ये बात आपको इस कहानी में शायद समझ में आ जाएगी। आज की ये कहानी कॉलेज में पढ़ रहे 4 नवयुवकों की है जिन्होंने अभी अभी शायद जवानी की दहलीज पर पैर रखा था। और तो और ना तो इन चारों बच्चों ने शुरू से लेकर अभी तक कभी भी अपने घर वालों की कोई बात सुनी, समझी और मानी, और ना ही अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे, ना ही उनकी बात भी सुनते समझते और मानते थे। इसी तरह से इनकी गाड़ी यहाँ तक तो बढ़कर आ चुकी थी क्योंकि पढ़ाई में ये काफ़ी अच्छे थे, इनका दिमाग काफ़ी तेज था। इन बच्चों को खास करके इंटरनेट पर नई नई चीज़ें ढूंढना और उन सारी नई नई चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जानना, चाहे जैसे भी उन्हें उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े और कितनी भी कोडिंग डिकोडिंग करनी पड़े, वो इन चीज़ों में कभी भी ना तो हार मानते थे और ना ही पीछे हटा करते थे। वो सारी चीज़ें जानने के लिए पूरी तरह से उसके तह में घुस जाया करते थे। क्लास में ये चीज़ें उनके काम भी आया करती थीं, लेकिन ऐसे ही वो बच्चे आज के बच्चों की तरह इंटरनेट में हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढते देखते, जिसके वजह से उन्होंने एक दिन ऐसे ही इंटरनेट पे देखते देखते एक ऐसी लड़की की फ़ोटो देखी जिस लड़की के बारे में जब उन्होंने पता करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला वो लड़की उसी शहर की रहने वाली है जहाँ पर वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। वो लड़की एक ही नज़र में उन चारों को इतनी ज़्यादा भा गई थी कि वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया। मुश्किल से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही उन्होंने उस लड़की के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी, लेकिन अफसोस उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा क्योंकि उन्होंने उस लड़की के घर का पता जो निकाला था, लड़की उस घर को छोड़कर कुछ साल पहले ही कहीं और शिफ्ट हो चुकी थी। लेकिन अब भी इन चारों दोस्तों ने हार नहीं मानी थी और ये चारों दोस्त लगातार उस लड़की के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए लगे हुए थे। इनकी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई और कितनी नहीं, इसका तो किसी को भी पता नहीं चला। हाँ, लेकिन कॉलेज में जब वो उस लड़की के बारे में बातें किया करते और उस लड़की के फ़ोटो को बाकी सारे लड़कों को दिखाया करते, सबको ये बात तो पता चल चुका था कि आजकल इन दोस्तों का नया शौक वो लड़की ही है और बाकी के शौक तो आप अलग ही रख दो। कुछ समय इसी तरह ये सर्च चलने के बाद अब शांत हो चुकी थी। किसी को भी नहीं पता चला कि इन लड़कों ने उस लड़की के मामले में आगे क्या किया और क्या नहीं किया। हाँ, लेकिन इन दोस्तों की एक बात आजकल कॉलेज में इनको जानने वाले लड़कों को काफ़ी अजीब लग रही थी क्योंकि ये लड़के आजकल काफ़ी शांत और चुपचाप रहा करते थे। ये ज़्यादातर जो सबके बीच में ज़बरदस्ती घुसकर सबकी खिंचाई करना, सबका मजाक उड़ाना, इन चीज़ों में हमेशा फंसे रहते थे, आज
वो लड़के बिल्कुल अकेले चारों बैठकर लगता जैसे किसी परेशानी से जूझ रहे हों। इसी वजह से अभी उनका शराब पीना भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जो लड़के शराब हफ्ते में पिया करते थे, आजकल रोज, यहाँ तक कि कॉलेज भी वो कभी कभी शराब पीकर आने लगे। ये बात पता चलने पर उन्हें कॉलेज से डांट भी मिली और 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। और एक दिन अचानक ये चारों रात में खाना खाने के बाद अक्सर अपने हॉस्टल की छत पर जाकर बैठा करते थे। आज भी वैसे ही ये चारों वहीं पर जाकर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन अचानक उन चारों में से एक दोस्त ने चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उस छत के किनारे पर कोई भी दीवार नहीं थी, जिसके वजह से अगर वो 4 कदम और आगे बढ़ा होता तो शायद वो छत से नीचे गिर जाता। ये एहसास होते ही बाकी के 3 दोस्त चिल्ला चिल्ला कर उसका नाम पुकार कर रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी के भी बात का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो दोस्त लगातार वैसे ही तेज तेज चीख रहा था और चिल्ला रहा था, पता नहीं किससे, लेकिन अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। और वो अपने कदम उसी तरफ बढ़ा रहा था जिस तरफ उसके दोस्त डर रहे थे कि शायद वो आगे बढ़कर गिर ना जाए। तभी उसके दोस्तों ने और ज़ोर ज़ोर से चीख कर हॉस्टल के सारे लड़कों को, वार्डन को ऊपर आने के लिए कहा। उन सब की ऐसी तेज तेज आवाज़ें सुनकर हॉस्टल के लगभग सारे बच्चे और वार्डन वहाँ पर पहुँच चुके थे। उनके सामने भी यही नज़ारा था कि वो तीनों ज़मीन पर अपने उस एक दोस्त से काफ़ी दूर बैठे हुए हैं और वो दोस्त पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, उस तरफ जहाँ छत की दीवार है ही नहीं। और वो तेज तेज चीख रहा है, अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से जोर से ढक कर दबाने की कोशिश कर रहा है। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था जैसे वो किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश बंद करना चाहता था, जो आवाज़ें उसकी इतनी कोशिश के बाद भी बंद नहीं हो रही थी। सब ने ये नज़ारा देखते ही तुरंत तेज तेज उस लड़के को एक साथ आवाज़ देना शुरू कर दिया, लेकिन वो लड़का किसी की भी आवाज़ पर कोई जवाब नहीं दे रहा था, जैसे वहाँ मौजूद सारे लोगों की आवाज़ उसके लिए गायब हो चुकी है। और सबके आँखों के सामने ही वो लड़का उस छत की तरफ बढ़कर नीचे गिर चुका था और उसकी लाश थोड़े ही सेकंड्स में ज़मीन पर बहुत बुरी हालत में लहूलुहान सी पड़ी हुई थी, जिसको देखकर अब बाकी तीनों दोस्त के गले से आवाज़ निकलना ही बंद हो चुका था। वो तीनों शौक में वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगे और डरने लगे। वो रो क्यों रहे थे ये बात तो सबको समझ में आ रही थी, लेकिन उनके डरने के पीछे क्या कारण था ये बात किसी को समझ में नहीं आई। हाँ, वार्डन को इतना लग रहा था कि शायद अपने आंखों के सामने अपने दोस्त की ऐसी मौत देखकर वो बच्चे डर गए होंगे। वार्डन ने तुरंत उन तीनों बच्चों को संभाल कर उनके कमरे में ले जाने के लिए हॉस्टल के कुछ लड़कों को कह दिया और लड़कों ने वैसा ही किया। अब नीचे पड़े उनके दोस्त की लाश के पास वार्डन और हॉस्टल के कुछ लड़के पहुंच चुके थे। उसकी लाश की हालत काफ़ी बुरी दिखाई दे रही थी और उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ छत से गिरकर नहीं मरा है, उसे गिरने के बाद किसी ने टुकड़ों में बांटने की कोशिश की है। ये बात सबके लिए काफ़ी अजीब थी, लेकिन उन्हें लगा शायद इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसके शरीर की ऐसी हालत हो गई हो, क्योंकि वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान ने इससे पहले किसी को इतनी ऊंचाई से गिरकर मरने के बाद उसकी लाश नहीं देखी थी। इसलिए उस लाश की हालत कैसी होनी चाहिए थी ये एग्जैक्ट सोच पाना
समझ पाना उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। पुलिस वाले आए और सारे लोगों ने वही बातें बताईं जो सबके नज़रों के सामने हुई थी, और पुलिस ने भी इसके आगे आगे कोई जांच पड़ताल करनी ज़रूरी नहीं समझी। बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। उसमें भी छत से गिरकर मरने की ही वजह सामने आई थी। अब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता था। लाश को उसके माता पिता को सौंप दिया गया और हॉस्टल में इन तीनों बच्चों को आराम करने को कहा गया, क्योंकि उनकी हालत शौक के वजह से ऐसी हो चुकी थी कि वो ना तो किसी से बात कर रहे थे और ना ही खाना पीना ढंग से खा रहे थे। आखिरकार डॉक्टर की मदद भी लेनी पड़ी और डॉक्टर ने भी यही बताया कि वो अपने दोस्त के मौत के सदमे से जूझ रहे हैं, जिसके वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। इसमें उनका ख्याल रखने के अलावा और उनका ध्यान भटकाने के अलावा आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कॉलेज के लड़कों ने काफ़ी सपोर्ट किया। वो हमेशा इन तीनों के आसपास रहकर उनसे बात करके उनका दिमाग भटकाने की कोशिश किया करते थे ताकि वो नॉर्मल हो जाए, लेकिन उन सब की कोशिशों का इन तीनों पर कोई खास असर होता हुआ नहीं दिख रहा था। लगभग 1 हफ्ता ऐसे ही बीत चुका था और वो हफ्ता खत्म होने के बाद एक दिन रात में हॉस्टल में एक बच्चा उठकर कुछ कर रहा था और अचानक उसकी नज़र ठीक उसी जगह पर पड़ी जहाँ से कुछ दिन पहले एक लड़के की गिरकर मौत हुई थी। जब उसने उस जगह की तरफ देखा तो वहाँ पर उन तीनों दोस्त में से एक दोस्त अकेले खड़ा था और वो ठीक उसी किनारे पर खड़ा था जहाँ से गिरकर उस दिन उस लड़के की मौत हुई थी। और वो अकेला खड़ा होकर पता नहीं किससे हवा में बातें कर रहा था। उसकी आवाज़ नीचे तक तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हाथों के इशारे और उसके मुंह के चलाने से ये साफ साफ पता पड़ रहा था कि वो सामने किसी को देख रहा है जिससे वो बातें कर रहा है। उस लड़के ने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि हॉस्टल के बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँचकर उस लड़के की मदद करें और उसे नीचे लेकर आए। लेकिन सब लोग के इकट्ठा होते ही कोई भी एक कदम भी आगे बढ़ाता उससे पहले वो दूसरा लड़का भी उसी जगह से गिरकर ठीक उसी तरह से मर चुका था। वहाँ पर उस वक्त कॉलेज के सारे लड़के इकट्ठा हो चुके थे सिवाय उन दोनों बाकी बचे हुए दोस्तों के। उन दोनों दोस्तों ने तो डॉक्टर की दी हुई नींद की गोली खा रखी थी और वो दोनों अभी भी बड़े आराम से गहरे नींद में अपने अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। हॉस्टल के बाकी लड़कों ने तुरंत जाकर उन दोनों दोस्तों को जैसे तैसे उठाया और उठाकर उनके तीसरे दोस्त के बारे में ये बात बताई। ये बात सुनते ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उन्हें तो थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में ही आना बंद हो गया कि वो इस पर रोएं, चिल्लाएं या फिर डर जाएं। अब सारे लोगों में एक अजीब सा डर बैठ चुका था, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हॉस्टल के 2 लड़के इस तरह से मर चुके थे जिसकी वजह समझना नामुमकिन था। सारे लोगों में एक अजीब सी खुसफुसाहट चल पड़ी थी और सारे लोग, हर कोई इस बात की तह तक जाना चाहता था, इस बात के बारे में जानना चाहता था। आखिरकार वार्डन ने उन दोनों लड़कों को अपने रूम में अगली सुबह बुलाया और बुलाकर अलग से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों लड़कों ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने वही घिसी पिटी लाइन वार्डन के सामने कह सुनाई कि उनको कुछ भी नहीं पता किसी बारे में और उनके सामने वो लड़के किससे बात कर रहे थे वो ये बात खुद ही नहीं समझ पाए, क्योंकि पहले लड़के की मौत के वक्त वो सब वहीं पर मौजूद थे
और उनके आंखों के सामने ही उनका वो पहला दोस्त हवा की तरफ देख देख कर किसी से बातें कर रहा था या फिर डरते हुए चिल्ला रहा था। ये बात जब तक वो समझ पाते तब तक सारी चीजें हो चुकी थी। ये सारी चीजें तो लगभग सारे लोगों ने देखी थी, इसलिए वार्डन ने भी उस वक्त उन दोनों बच्चों पर ज्यादा दबाव डालना सही नहीं समझा। उन्होंने उन दोनों बच्चों को कमरे में वापस से आराम करने के लिए भेज दिया, लेकिन अब उन्होंने एहतियात के तौर पर उनके कमरे में 2 और लड़कों को स्पेशली उन पर रात को नज़र रखने के लिए शिफ्ट करवा दिया था। और तो और बाहर के आसपास के दोनों कमरों के बच्चों को भी ये बात कह दी थी कि रात में तुम ये ध्यान रखोगे कि ये बच्चे अगर अपने कमरे से निकलते हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वार्डन के भी मन में एक अजीब सा डर अब बैठ चुका था कि ये बच्चे कब क्या कर देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस बार लगभग 2 हफ्ते अब गुजर चुके थे। अभी तक पूरी तरह से शांति बनी हुई थी। 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी इन दोनों बच्चों के हालत में कोई सुधार नहीं आया था। ये दोनों हमेशा उदास से चुपचाप से अकेले में बैठे रहा करते थे। आज इन दोनों लड़कों में से एक लड़के ने कहा, मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम है तो तुम मेरे साथ चलोगे क्या? दूसरे लड़के ने मना कर दिया। उसने कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू किसी और को लेकर चला जा। लेकिन उस लड़के ने किसी और से भी पूछना बिल्कुल सही नहीं समझा। वो चुपचाप अकेले खुद ही लाइब्रेरी की तरफ निकल चुका था। वैसे भी दोपहर का वक्त था तो किसी बात का उसे भी ना तो डर था और ना ही घबराहट। वो जब लाइब्रेरी में पहुंचा तो वहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए अपने अपनी किताबें लेकर एक एक टेबल पर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वो भी लाइब्रेरी में अपने ज़रूरत की किताब ढूंढने लगा और वो किताब ढूंढते ढूंढते अचानक से जब उसकी नज़र एक बार फिर से लाइब्रेरी में दौड़ी तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जिस लाइब्रेरी में चारों तरफ लोग बैठे हुए थे वो लाइब्रेरी अचानक से पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। यहाँ तक कि जो टीचर वहाँ पर बैठकर बुक इशू किया करते थे वो टीचर भी वहाँ पर अब मौजूद नहीं थे। उसने तुरंत अपनी किताब ढूंढना बंद करके वहाँ पर लोगों को आवाज़ें देना शुरू कर दिया, लेकिन किसी तक भी शायद उसकी आवाज़ पहुँच नहीं रही थी और वहाँ पर वो पागलों की तरह चिल्लाकर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक लाइब्रेरी का दरवाज़ा बहुत ज़ोरों से बंद हो चुका था। वो अब डर के मारे इधर उधर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं था। तभी अचानक उसे कोई नज़र आया जिसे देखकर वो भी ठीक पहले वाले लड़के की तरह पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी मांगने लगा और बार बार ये कहने लगा, हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, तुमने तो हमारे दोनों दोस्तों को मार दिया है, अब मेरी जान मत लो। लाइब्रेरी के अंदर वो इतना तेज तेज चीख रहा था, चिल्ला रहा था, भागते हुए चीज़ों को गिरा रहा था, जिसकी आवाज़ से लोगों को ये पता चला कि कोई लाइब्रेरी के अंदर है जो कि बंद हो चुका है। और उन्होंने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। तभी अचानक एक आवाज़ आई और जब सबने देखा तो लाइब्रेरी की खिड़की से नीचे गिरकर उस लड़के की मौत हो चुकी थी। अब ये बात सब में आग की तरह फैलने लगी कि उन चारों दोस्तों में से 3 दोस्तों की मौत ऐसे गिरकर हो चुकी है। उस वक्त सच में लाइब्रेरी के अंदर कोई और नहीं था, तो उस लड़के ने क्या सुसाइड किया था
ये अब सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। और अगर सुसाइड किया भी था तो उन चारों लड़कों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन चारों लड़कों में से 3 की मौत इस तरह से हो चुकी है। अब बचे हुए चौथे लड़के पर सब ने, प्रिंसिपल ने, वार्डन ने और बाकी के टीचर्स ने मिलकर पूछताछ की बौछार कर दी थी। लेकिन वो लड़का बार बार अपनी उसी बात पर टिका हुआ था, क्योंकि शायद उसे सच में नहीं पता था कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें शायद सबके सामने आने वाली थी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे ये लोग चाहते थे। उस चीज़ के आने का जो भी तरीका होगा वो चीज़ खुद ही वो तरीका तय करेगी। और सबके इतने सारे सवाल जवाब पूछताछ के बाद किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा था और सवाल अब भी ठीक वैसा का वैसा ही बना हुआ था। लेकिन सबको ये बात अच्छे से पता थी कि अपने 3 दोस्तों को खोने के बाद अभी इस चौथे लड़के की हालत अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए इससे इतना ज़्यादा सवाल जवाब करके इसे परेशान करना बिल्कुल सही नहीं है। और सब ने उस लड़के को थोड़ा वक्त दिया। इस बार वार्डन ने उस बच्चे पर पहरा और मजबूत कर दिया और ज़्यादा दूसरे बच्चों को उस लड़के का ख्याल रखने को कहा। लेकिन अब कुछ चीज़ें देखकर वार्डन के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो चुकी थी। वार्डन को कहीं ना कहीं ये बात सामान्य मौतें तो नहीं लग रही थी, लेकिन वार्डन के दिमाग में जो चीज़ें चल रही थी वो चीज़ें वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने अपने मन में चलने वाली बात किसी भी दूसरे से कही तो लोग या तो उसे पागल समझेंगे या फिर अंधविश्वासी। इस वजह से वार्डन ने ये जो भी चीज़ अब उसके दिमाग में चल रही थी उन चीज़ों को करने का चुपचाप अकेले में ही ठान लिया था। वार्डन को ऐसा लग रहा था जैसे इन मौतों के पीछे किसी न किसी प्रेत आत्मा का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, लेकिन वो कनेक्शन जानने के लिए उसे ऐसे किसी ज्ञानी और जानकार की ज़रूरत थी जो कि उसे इस बारे में देखकर पूरी जानकारी दे सके। उसके जानने में उसके ऐसे एक तांत्रिक गुरु थे और वार्डन ने बिना देर किए हुए चुपचाप उनके पास पहुंचकर सारी चीज़ें उनको बता दी। तांत्रिक ने इस चीज़ के लिए यही कहा कि अगर ऐसा सच में हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन मुझे वो बात जानने के लिए उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो मौतें हुई हैं, तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँगा। और वार्डन ने चुपचाप उसी रात के अंधेरे में अपने गुरुजी को अपने साथ लेकर हॉस्टल में पहुंच चुका था। हॉस्टल में उसने वो सारी जगह गुरुजी को दिखा दी। गुरुजी चुपचाप छत पर उसी जगह पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर उन्होंने आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, तेरा शक बिल्कुल सही है, इस मौतों के पीछे एक आत्मा है, वो एक लड़की की अतृप्त आत्मा है। वार्डन ने तुरंत अपना दूसरा सवाल गुरुजी के सामने रख दिया। उसने कहा, गुरुजी ये लड़की कौन है और वो इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी है? अगर ऐसा कुछ है तो मदद कीजिए इन बच्चों की। वैसे भी 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता, इसलिए जो भी आपको करना है आपको ही चुपचाप अकेले में करना है। आप इस चौथे लड़के की जान बचा लीजिए गुरुजी। मैं मेरे सामने ऐसे निर्दोष बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता। तभी बाबा ने कहा, वो निर्दोष है या दोषी है ये जानने के लिए मुझे एक क्रिया करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए। ये सारी सामग्री जब तुम मुझे लाकर दोगे तब मैं उस आत्मा का आवाहन यहाँ पर करूँगा और मैं खुद उससे सारी बातें जान लूँगा। पंडित जी के बोलने की ही देरी थी। जैसे कि वार्डन को
पहले से सारी चीज़ों का पता था और उसने इन सारी चीज़ों की तैयारी भी कर रखी थी। वार्डन ने तुरंत अपने एक हेल्पर को फ़ोन किया। वो हेल्पर वो सारी चीज़ें लेकर तुरंत वहाँ छत पर पहुँच चुका था और उसने गुरुजी के सामने ये सारा सामान रख दिया। गुरुजी ने भी बिना किसी देरी के तुरंत सारी क्रियाएं शुरू कर दी और 1 घंटे की उस क्रिया के बाद वहाँ सच में सामने एक लड़की आकर खड़ी हो चुकी थी। ये वही लड़की थी जिसकी फ़ोटो उन चारों लड़कों ने हॉस्टल के बाकी सारे लोगों को दिखाई थी। वार्डन के हेल्पर ने भी उस लड़की को देखते ही पहचान लिया, लेकिन उस क्रिया के बीच में उसने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा और तांत्रिक बाबा ने अपने सवाल जवाब उस आत्मा से करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर तक ये सवाल जवाब चलने के बाद वो आत्मा वहाँ से जा चुकी थी। अब वार्डन ने अपने सवाल गुरुजी के सामने रखे। उन्होंने कहा, आपने इस आत्मा को कैद क्यों नहीं किया या मुक्ति क्यों नहीं दिलाई? अगर वो आत्मा उन बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है तो आपको ऐसा करना चाहिए था गुरुजी। अब उस बच्चे की ज़िंदगी का क्या होगा? ये सारे सवाल सुनते ही गुरुजी ने तुरंत वार्डन की तरफ देखते हुए कहा, वो बच्चे निर्दोष नहीं हैं, उनके ही वजह से इस बच्ची की जान गई है, इसलिए वो जब तक इन चारों की जान नहीं ले लेगी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर तुरंत ही वार्डन के हेल्पर ने ये बात बताई कि हाँ, कुछ समय पहले ये चारों लड़के इस लड़की की फ़ोटो लेकर उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इस लड़की की फ़ोटो लगभग पूरे कॉलेज में सारे लोगों को बांट दी थी कि वो इस लड़की के साथ मज़े करने वाले हैं और मज़े करने के बाद वो इस लड़की को यहाँ पर लेके आएंगे। लेकिन बहुत समय तक वो इस लड़की का पता नहीं लगा पाए और धीरे धीरे ये बात दब चुकी थी। फिर किसी ने कोई सवाल जवाब भी नहीं किया। तो हुआ क्या था इस लड़की के साथ? तब आगे की सारी बातें गुरुजी ने बताई। गुरुजी ने बताया, एक दिन इन लोगों की कोशिश रंग लाई और इन्होंने उस लड़की का पता लगा लिया। उस लड़की का पता लगाते ही इन लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि वो उस लड़की को उठाकर अपने साथ कहीं ले जाकर उसके साथ कोई गलत हरकत करें। इसी कोशिश में वो उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे और वो लड़की रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी को पागलों की तरह सड़क पर दौड़ाए जा रही थी। ये चारों अपनी गाड़ी से उस बेचारी का पीछा किए जा रहे थे और सड़क पर वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्योंकि उसके आगे की सड़क खराब होने के वजह से उस सड़क पर जाना मना था। वो सड़क टूटी हुई थी और वहाँ से आप सीधे खाई में गिर सकते थे। इन लड़कों ने कोई भी चीज़ नशे की हालत में नहीं देखी। उन्हें तो हर हाल में बस सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को पाना था। वो पागलों की तरह उस लड़की का पीछा कर रहे थे और वो भी पागलों की ही तरह अपनी गाड़ी को अंधाधुंध उस सड़क पर भगाए जा रही थी। भगाते भगाते उस बेचारी को ये भी नज़र नहीं आया कि वो उसी टूटी हुई खाई वाली सड़क पर पहुंच चुकी है। जैसे ही उसकी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, एक तेज आवाज़ के साथ उसकी गाड़ी उस खाई में गिर चुकी थी। इनके आँखों के सामने इनकी हवस और बुरी आदतों का भरपाई उस लड़की ने किया। उस लड़की की मौत हो गई और इन लोगों ने उस दिन के बाद उस लड़की का जिक्र कभी कहीं नहीं किया। इन्हें तो लगा इन्हें अब उस चीज़ से छुटकारा मिल गया है, लेकिन वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई है और वो जब तक इन सब को मार नहीं देगी तब तक यहाँ से नहीं जाएगी और मैं भी उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा है। इस पर वार्डन ने कहा, गुरुजी कुछ भी कीजिए, उस बच्चे की जान बचा लीजिए। इस पर तांत्रिक बाबा ने हंसते हुए कहा, वो अपना काम करके जा चुकी है और
उन्होंने आसमान की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, वो देखो, वो उसके भी आत्मा को लेकर अपने साथ जा रही है। वार्डन भागते हुए उस चौथे लड़के के कमरे में पहुंच चुके थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां सच में बिस्तर पर उस चौथे लड़के की लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश की हालत ठीक वैसी ही थी जैसे कि बाकी सबकी ऊंचाई से गिरने के बाद हुई थी। बिस्तर पर पड़े पड़े किसी के लाश की हालत ऐसी कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब देने में वार्डन को काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वार्डन उस वक्त कमरे में नहीं थे, इसलिए उन पर कोई बात नहीं आई। वैसे भी वार्डन और उनके हेल्पर इस सच्चाई को किसी के सामने भी बताने के लायक नहीं थे कि उन चारों लड़कों ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से उनकी मौत हो गई। इस मौत को भी एक अनसुलझी फाइल की तरह पुलिस के सारी बाकी की फाइलों में दबाकर रख दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में यही निकला था कि उस चौथे लड़के की मौत भी ऊंचाई से गिरकर ही हुई है। ये कैसे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए ये फाइल एक अनसुलझे रहस्य की तरह जिंदगी भर पड़ी रही। लेकिन आखिरकार उस आत्मा ने अपना बदला लेकर मुक्ति पा ली थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।